हेलो बच्चों, फटाफट एनसीईआरटी सीरीज में बहुत 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 स्वागत है आपका। तो यार फटाफट एनसीईआरटी सीरीज में हम अभी तक 5 चैप्टर क्लास 12 के, 4 चैप्टर क्लास 11 के कर चुके हैं। एनसीईआरटी को 30% 20% तक कंप्रेस कर दिया है। मतलब सिर्फ 30% 20% लाइंस एनसीईआरटी की आपको छांट के हम दे देते हैं। आप सिर्फ ये पढ़ लो, आपकी पूरी एनसीईआरटी का चैप्टर कवर हो जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट ई-सरल के आपके चैनल पे पड़ी हुई है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब जरूर 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 से कर लेना। काफी मेहनत लगती है यार इस सीरीज में। पहले यार बोर्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्या चीजें आई हैं, वो पूरी रिसर्च करी जाती है। जेई और नीट में क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किन सेक्शंस में से पूछे गए, वो पूरी रिसर्च होती है। उसके बाद में हम फिर चैप्टर्स में मार करते हैं कौन से सेक्शन की कौन सी लाइंस आपको पढ़नी है, कौन सी आपको छोड़नी है। तो आज जो है चैप्टर 6 क्लास 12 का अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फटाफट एनसीईआरटी सीरीज में फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें यार 70% लगभग आपको नहीं पढ़ना है। जो मैं मार कराऊंगा उसमें 70% आपको नहीं पढ़ना है और लगभग 30% आपको पढ़ना है। तो दो चीजें आपको बचानी है जो आपकी बचेंगी, एक तो टाइम और एक ब्रेन पावर। ब्रेन पावर से क्या मतलब है यार, देखो हम क्या होता है जब एनसीईआरटी पढ़ने बैठते ना, तो यार एक एक लाइन शुरू से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वर कंसीडर्ड सेपरेट एंड अनरिलेटेड फेनोमेना फॉर अ लॉन्ग टाइम, फलाना ढिमाका। इसकी जरूरत ही नहीं है, हमारा दिमाग थक जाता है कचरा साफ करते करते। मैं कचरा क्यों बोल रहा हूं इसको, कचरा ये अच्छी चीजें हैं, कचरा इन सेंस में नहीं है। कचरा इस सेंस में यार एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने क्रॉस मार्क करी। तो आप चैप्टर ऑलरेडी कहीं से पढ़ चुके हैं, आप एनसीईआरटी को बस कवर करने के लिए कि मैं एनसीईआरटी छोड़ू नहीं, उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक डिस्क्लेमर मैं इसमें देता हूं, जो बच्चे पहली बार ही चैप्टर की शुरुआत ही एनसीईआरटी से करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी में इतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप पहली बार में एनसीईआरटी से शुरुआत कर रहे हो तब तो यार आप एक एक लाइन पढ़ना। ये वो मार्किंग्स हैं, उन लोगों के लिए मार्किंग है जिनको एनसीईआरटी का भी टिक लगाना है, यार हमने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है और कोई इंपॉर्टेंट लाइन हमारी छूट नहीं गई है। तो वो मेहनत मैंने कर ली है यार, आप उसकी टेंशन मत लो, और आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क कर दी हैं। तो एनसीईआरटी उठाओ, पेन उठाओ, पेंसिल उठाओ और साथ में मार्क करते चलो। मैं आपको बताता भी चलूंगा कि इसमें से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। सब्सक्राइब कर लेना भैया जिसने नहीं कराया अभी तक, और इसके ऑलरेडी चैप्टर्स हम देख कर चुके हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ इन डिस्क्रिप्शन, पीडीएफ इन डिस्क्रिप्शन है ना, चेक डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मिल जाएगी, सारे चैप्टर्स की मिल जाएगी वहां पर एक साथ। चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या चीजें पूछी जाती है, इस चैप्टर के साथ में बताता चलूंगा आपको, ठीक है। तो देखो यार, पहला जो पैराग्राफ है ये वाला, यहां से लेकर पूरा ये यहां तक आप इसको कर लो क्रॉस मार्क, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें हिस्ट्री वगैरह फलाना ढिमाका सब कुछ लिखी हुई है। फिर यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है, फेनोमेनन इन विच फलाना ढिमाका इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बस इस पेज पे सिर्फ इतना सा पढ़ लो, ठीक है। फेरेडे भाई साहब की कहानी है, उनसे पूछा था यार इसका काम क्या है, जो आपने इन्वेंट करा है, जो आपने डिस्कवर करा है बेसिकली, उसका काम क्या है। तो उन्होंने कहा था नए बच्चे का काम क्या होता है, इंटरेस्ट के लिए पढ़ लेना, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक क्रॉस मार्क कर लो, जो क्रॉस मार्क्ड है वो नहीं पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा यहां पर क्रॉस मार्क कर लो। तो देखो सटाक से इस पूरे सेक्शन में सिर्फ एक डेफिनेशन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ो। यहां तक की पूरी एनसीईआरटी हमने कवर कर ली है, फील आ गई। चलो आगे बढ़ते चलते हैं हम फटाफट से, ठीक है। फटाफट, नाम ही फटाफट है इसका। अभी जो एक्सपेरिमेंट है, देखो यार ये फेरेडे और हेनरी भाई साहब का एक्सपेरिमेंट है, ये 3 लाइन तो छोड़ दो, ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, इनमें से सवाल आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इन डायग्राम्स में से क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में आते हैं, जेई में आते हैं, नीट में आते हैं, इन डायग्राम से। तो ये, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप सेक्शन नंबर 6.5 लेंस लॉ, लेंजेज लॉ के बाद में इसको पढ़ना। इस वाले सेक्शन को मार्किंग अभी करा देता हूं, पर आप लेंस लॉ के बाद में इसको पढ़ना, तब आपको और बेटर अच्छे से समझ में आएगा ये कि क्या बोल रहा है। ये यहां ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, 1 नंबर का या 2 नंबर के आ जाते हैं, जेई नीट में आ जाते हैं 4-4 नंबर के क्वेश्चन।
कि यार मैं मैग्नेट को उधर ले जा रहा हूं, किधर इंड्यूस होगा, पीछे ले जा रहा हूं, किधर इंड्यूस होगा, ये क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड में एक क्वेश्चन और आता है, 3 एक्सपेरिमेंट है, पूरी रिसर्च है। एक क्वेश्चन और आता है कि यार कोई भी एक एक्सपेरिमेंट बता दो लेंज लॉ का जस्टिफिकेशन जिससे हो रहा हो। तो 3 एक्सपेरिमेंट है, 6.1, 6.2, 6.3, तीनों में से कोई भी एक बता देना जो आसान हो। ठीक है, तो यार इसमें फास्ट रीड पूरे को कर लेना। 6.5 के बाद में मैंने यहाँ पर लाइंस मार्क करा दी हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन मार्क कर ली है, या मार्क कर लेना। फिर फर्दर द डिफ्लेक्शन हेंस करंट इज फाउंड टू बी फलाना ढिमाका, यहां तक मार्क कर लेना। फिर इट शोज दैट इट इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, इस क्वेश्चन में रिलेटिव मोशन के चक्कर में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली एक्सपेरिमेंट 6.2 फास्ट रीड है, फटाफट से रीड कर लेना एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूरा, एग्जैक्टली 2 कॉइल्स हैं, फास्ट रीड कर लेना। लेंज लॉ में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। देन 6.3 में फास्ट रीड फास्ट रीड फास्ट रीड, ये वाला जेई नीट में कई बार आ जाता है, ये पढ़ लेना, इसका एक्सप्लेनेशन लेंज लॉ में गिवन है। तो ये जेई नीट में भी आ जाता है, ये वाला पैराग्राफ कई बार पूछा जा चुका है, इससे सिमिलर है ये चीज, तो एक बार रीड कर लेना। ठीक है, कमिंग ऑन टू मैग्नेटिक फ्लक्स नाउ, पहला ये 4 लाइंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन ऑफ एरिया इज गिवन बाय दिस, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, ये जरूरी से पढ़नी है, बी डॉट ए, जहां थीटा ये एंगल है। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, अगर एक से ज्यादा एरिया हो, या आप गॉस लॉ में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एक से ज्यादा एरिया हो तो समीशन बी आई डॉट डी है। ठीक है, ऐसा यूनिट आ जाता है बोर्ड में सीधे सीधे, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर है, टेस्ला मीटर स्क्वायर्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसका वेबर यूनिट होता है, ध्यान रखना, वेबर यूनिट होता है, ध्यान रखना, इसका डायमेंशन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू फेरेडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, इसमें भैया पहला पैराग्राफ तो ठीक है, फेरेडेज लॉ ऑफ इंडक्शन इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो लाइंस ये मार्क कर रखेंगे ये पढ़ लेना, ये वो एक्सपेरिमेंट 6.3 की लाइंस हैं जो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही है हो क्या रहा है, इनको पढ़ लेना, फील आ जाएगी पूरी की पूरी। अब ये जो लास्ट लाइन है, फेरेडे लॉ ऑफ इंडक्शन इज स्टेटेड बिलो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फेरेडे लॉ का जो है स्टेटमेंट है, ये सीधे आता है 1 नंबर के सवाल में, 3 नंबर के सवाल का एक पार्ट आता है ये बोर्ड में, ये याद होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट, दिस इज फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेरेडे का लॉ है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 स्टार मार के 5 स्टार कर लो यार, लो 5 स्टार कर लो, ये याद होना चाहिए, आता है ये, बहुत बार आता है बोर्ड में ये। ठीक है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, यहां पर ये डॉट डॉट वाली लाइन पे मत जाना, पूरा जो है ये E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, फेरेडे भाई साहब के लिए पढ़ने की, इनके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट हो तो पढ़ लेना। नेगेटिव साइन का इंडिकेट कर रहा है, ये पढ़ लेना। एन टर्न्स के लिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, एन टर्न्स के लिए ये फॉर्मूला होता है, एक टर्न के लिए ये, एन टर्न के लिए ये, एन टर्न का याद रख लेना। ठीक है, फिर ये वाली 4 लाइंस इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स के बारे में बता रहा है, कैसे कैसे फ्लक्स हम चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हैं, इन 4 लाइन में गिवन है। ठीक है, 6.1 इतना गॉड एग्जाम्पल नहीं है, मतलब ये ऑप्शनल लिखा है, टाइम हो तो पढ़ लेना। 6.1 इतना ज्यादा नहीं पूछा था, पर फिर भी पढ़ लेना है इसको एक बार, क्विक रीडिंग 1 मिनट लगेगा। 6.2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पढ़ना है, 6.2 पढ़ना है, 6.2 पढ़ना है। ठीक है, 6.3 पढ़ना है, ये सीधे सीधे आता है, बोर्ड में आता है, जेई में आता है, नीट में आ चुका है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, बीजेएन बोर्ड जेई नीट के तीनों के पर्पज से ये चीज इंपॉर्टेंट है। 6.3 एग्जाम्पल पढ़ना है हमको। ठीक है, देन लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यार लेंज लॉ में से बोर्ड में पक्का 1 नंबर का सवाल आता है, सबसे ज्यादा 1 नंबर के सवाल या 3 नंबर में से एक पार्ट लेंज लॉ से बनता है इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लेंज लॉ का स्टेटमेंट आ जाता है, जो स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है, सीधे सीधे ये स्टेटमेंट 1 नंबर का तो ये आ जाता है, नहीं तो इसके एप्लीकेशंस आते हैं, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन के एप्लीकेशन आते हैं यहां पर। ठीक है, फिर ये एक्सप्लेनेशन हो रहा है कि क्या है यहां पर, कैसे हुआ, EXP मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं यहां पर, फिर ये कैसे हो रहा है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देन ये एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते जाना। ठीक है, आपका लेंज लॉ स्ट्रॉन्ग हो तो एक्सप्लेनेशन छोड़ सकते हो, बाकी अंडरलाइन लाइंस तो पढ़नी ही है आपको, अंडरलाइन लाइंस तो पढ़नी ही है आपको। फिर ये वाला पार्ट ऑप्शनल है,
अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है बहुत, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि यार ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ लेके जा रहे हैं तो इसमें करंट इंड्यूस कैसा हो रहा है, इधर से देख रहे हैं तो, और नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं तो इसमें कैसा करंट इंड्यूस हो रहा है, इसमें कैसा करंट इंड्यूस हो रहा है। लेंज लॉ अगर आपको समझ में नहीं आता हो, आपका वीक हो, तो आप ई सरल ऐप से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से विजुलाइज हो जाएगा आपको। ई सरल ऐप से आप लेंज लॉ पढ़ लेना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, ई सरल ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना। ये एन और एस ये ट्रिक्स हैं कि नॉर्थ पोल को पास ले आते हैं तो नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करता है, ये दूर ले आते हैं तो साउथ पोल की तरह से बिहेव करता है। ठीक है, देन ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि भाई लेंज लॉ क्यों होल्ड करता है, लेंज लॉ क्यों होल्ड करता है, क्योंकि अगर लेंज लॉ होल्ड नहीं करा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए लेंज लॉ होल्ड करता है। ठीक है, फिर ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये एनर्जी कहां पर जाती है, ये भी एक बार पढ़ लेना, ऑप्शनल है ये, है ना, पढ़ लेना इसको। ठीक है, देन 6.4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, तीनों पार्ट एज इट इज पूछे जाते हैं एक नंबर में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस एग्जांपल को मत छोड़ना। 6.4 जो एग्जांपल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों पार्ट पढ़ने हैं आपको। 6.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ए बी सी, ये सीधे सीधे बोर्ड में सवाल आते हैं, मैं फिर बता रहा हूं, कोई बच्चा इसको छोड़ के नहीं जाएगा, चारों पार्ट अच्छे से करके जाना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आते हैं ये वाले, एक एक दो दो नंबर के, ये नहीं छोड़ना है किसी को भी, है ना। दीज टू एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए कमिंग ऑन टू मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ यार ये डेरिवेशन जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बीएलवी डेरिवेशन जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कोई रॉड मूव कर रही है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, बीएलवी। जेई नीट में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट काम आता है, पर बोर्ड में डेरिवेशन भी इसका पूछ लिया जाता है 3 नंबर में, इसलिए डेरिवेशन पढ़ना है बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, बोर्ड में डेरिवेशन आ जाता है 3 नंबर में, जब आता था तो 3 नंबर में आ जाता है ये डेरिवेशन। ये बीएलवी इंड्यूस ईएमएफ है, मोशनल ईएमएफ कहलाती है बीएलवी, सॉरी है। ठीक है, जो क्रॉस है वो छोड़ देना। फिर ये एक्सप्लेनेशन है, फिर ये एक और तरीका है मेथड 2, ये अनादर एक्सप्लेनेशन है, दूसरा एक्सप्लेनेशन है, दिस इज अनादर एक्सप्लेनेशन, अनादर एक्सप्लेनेशन, ये एक और तरीके से प्रूफ करा है। यहां पर कोई सा भी प्रूफ देख लेना, ये वाला कर लेना या ऊपर वाला कर लेना, मेरे हिसाब से ऊपर वाला करना, ये दूसरा वाला पढ़ लेना पढ़ने के लिए। ठीक है, ये क्रॉस है, देन ये पूरा यहां से यहां तक इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ लेना, बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो एग्जाम में पूछी जाती हो, यहां से लेकर पूरा यहां तक। ठीक है, समझ गए, तो ये पार्ट पढ़ लेना, फिर ये क्रॉस है, फिर ये वाला पार्ट क्रॉस है। ठीक है, 6.6 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बोर्ड जेई नीट के हिसाब से, अभी इंपॉर्टेंट एग्जांपल चालू हो रहे हैं। 2 मेथड गिवन है, आप कोई सा भी एक पढ़ लेना, कोई सा भी एक पढ़ लेना, एनी वन मेथड, मेथड 1 और मेथड 2 कोई सा भी एक कर लेना, पर ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए, बी ओमेगा r²/2 रॉड घूम रही है, सीधे सीधे बोर्ड जेई नीट में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, 6.7 कर लेना, ठीक है, कई बार आ सकता है, कर लेना ये वाला 6.7 एग्जांपल, पर 6.6 आना चाहिए, इसका डेरिवेशन भी आ जाता है बोर्ड में भी, और जेई नीट में तो सीधे सीधे ऑप्शन दिखता है ये वाला, ये नहीं छोड़ना। ठीक है, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के। फिर एनर्जी कंजर्वेशन है क्वांटिटेटिव स्टडी, इसमें यार ये फोर्स का एक्सप्रेशन, ये ठीक है, ऊपर वाला तो आप क्रॉस कर सकते हो, है ना, ये वाला बोर्ड के हिसाब से और जेई नीट के हिसाब से ये पढ़ लेना, फोर्स कितनी लगती है, BIL, इसमें IL भी गिवन है, आप BIL तरह से याद कर सकते हो, फोर्स कितनी लगती है BIL, पावर कितनी होती है F × V, B²L²V²R, ये तीनों पार्ट बोर्ड में डिराइव करने के लिए आते हैं, और जेई नीट में भी इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा जो सेक्शन है क्वांटिटेटिव स्टडी वाला, इसमें पावर का एक्सप्रेशन, फोर्स का एक्सप्रेशन, करंट का एक्सप्रेशन, तीनों एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट हैं, तीनों एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है इसमें, तो यहां से लेकर यहां तक पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट I, F और P नहीं छोड़ सकते हैं यार, ये तो चैप्टर की मतलब चीज है, तो करना ही है इसको। ठीक है, देन जेई और नीट के पॉइंट से पेज नंबर जो अपना यहां पर जो 216 पेज नंबर पे अपन चल रहे हैं अभी, चार्ज कितना पास होता है, चार्ज कितना फ्लो होता है, चेंज इन फ्लक्स बाई R, चेंज इन फ्लक्स बाई रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला जेई नीट के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कभी कभार आ जाते हैं क्वेश्चन, पर जेई नीट के पर्पज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6.8
6.8 जो एग्जाम्पल है ये बोर्ड में पूछा गया है, तीनों ग्राफ, इसके 3 ग्राफ हैं इसमें, ठीक है ना, ये 3 ग्राफ मिलेंगे आपको इसमें, ये बोर्ड में पूछा गया है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड की अच्छी बात इसमें क्या है कि इसी एनसीईआरटी में से आपसे एग्जाम्पल पूछ लेते हैं इसमें से, ठीक है। कमिंग ऑन टू 6.8 एडी करेंट्स, तो एडी करेंट्स में है ना, एडी करेंट्स की आपसे ये पूछ लेते हैं कि आपको एडी करेंट्स में क्या गिवन होगा बोर्ड में, डैम्पिंग वगैरह हो रही है वो किसके कारण से होती है, 1 नंबर में पूछ लेते हैं जिसमें लिखना होता है कि ये डैम्पिंग एडी करंट्स के कारण से होती है। तो एडी करंट्स में पहला वाला पैराग्राफ उड़ा देना, ठीक है। फिर डैम्पिंग जो होती है, अगर 2 मैग्नेट के पोल्स के बीच में इसको घुमा दिया कॉपर प्लेट को, तो रुक जाती है थोड़ी देर बाद, क्यों, एडी करंट्स आ जाते हैं इसमें। तो ये 2 लाइन्स इंपॉर्टेंट है, देखो लाइन बाय लाइन पढ़ के मार्क करा रहा हूं उसमें आपको, मेरी एक एक लाइन पढ़ी हुई है उसके बाद ही सारी मार्किंग हुई है बच्चों। आपका टाइम बचाना इस सीरीज का पर्पस है, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना, मार्क कर लो दोनों लाइन। डैम्प्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है, डैम्पिंग क्यों होती है, एडी करंट्स के कारण से होती है ना। फ्लक्स का चेंज एडी करंट को इंड्यूस करता है। फिर इसको दूर कैसे करते हैं, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। एडी करंट्स को कम कैसे करते हैं, रेक्टेंगुलर स्लॉट्स बना देते हैं कॉपर प्लेट में, जैसे कि इसमें बताया हुआ है। ये करने से एडी करंट्स कम हो जाते हैं, ये करने से एडी करंट्स कम हो जाते हैं, इसलिए अंडरलाइन करी है, ठीक है। दिस इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग एडी करंट्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स में लेमिनेशन करते हैं एडी करंट्स कम करने के लिए, ये भी क्वेश्चन आता है। ट्रांसफॉर्मर में लेमिनेट क्यों, ट्रांसफॉर्मर का कोर लेमिनेट क्यों करा जाता है, दिस इज लाइक इसी तरह से लेमिनेशंस होते हैं, कटिंग एंड जो प्रोसेस होता है पूरा लेमिनेशन, ठीक है। तो ये इसलिए होता है ताकि एडी करंट से हीट लॉस कम हो, एडी करंट से हीट लॉस कम हो, ठीक है, इससे एडी करंट कम हो जाते हैं। ये तो डिसएडवांटेज हो गए एडी करंट्स के। अब एडवांटेज, एडी करंट्स के 4 एडवांटेज एनसीईआरटी में गिवन है, ये एक बार नजर घुमा लेना, 4 एडवांटेजेस हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स एडी करंट्स की मदद से होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, डैम्पिंग हमारे फायदे के लिए भी यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर में, इंडक्शन फर्नेस में और इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में एडी करंट्स का इस्तेमाल करा जाता है, एडी करंट का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट काट देना, कोई काम का नहीं है, ठीक है, ब्लू बॉक्स वाला। तो चलो बच्चों अब इंडक्टेंस में देखते हैं यार क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखो शुरू का पैराग्राफ तो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन है ये, तो इच्छा हो तो पढ़ लेना कि भाई फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट है, प्रोपोर्शनलिटी डी फाई बाई डी टी डी आई बाई डी टी, ठीक है, एन टर्न्स होंगे तो एन टाइम्स फाई हो जाएगा, फ्लक्स लीकेज, ठीक है। कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंडक्टेंस कहलाता है, जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आने वाला है इंडक्टेंस कहलाता है। और वो किस पे डिपेंड करता है, ये लाइन लिखी यहाँ पर, ये अंडरलाइन कर दी, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल पे और इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज पे। ये पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि किस किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे और इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी पे, जो अपन कोर मटेरियल उसके अंदर डालते हैं उस पे, ठीक है। फिर यार ये वाला पार्ट काट देना, ठीक है। डायमेंशन इंडक्टेंस स्केलर क्वांटिटी, उसका डायमेंशन ये होता है, एसआई यूनिट ये होता है, ये मार्क करा दिया, 2 लाइंस पढ़ जाना, दैट्स ऑल, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, अब यार ये सेटअप बता रखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस में, है ना। अब 2 सोलेनॉइड्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस, आपस में इंडक्टेंस, ये बोर्ड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में डेरिवेशन आता है, बोर्ड में ये पूरा डेरिवेशन आता है, तो इस डेरिवेशन को बोर्ड के हिसाब से करके जाएं। जेई नीट में रिजल्ट आता है यूज, जेई नीट ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उसमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। बोर्ड में सीधे सीधे 3 नंबर का डेरिवेशन या 2 नंबर का डेरिवेशन पूछ लिया जाता था, ठीक है। तो जिनके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं उनको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, उनको रिजल्ट ही याद रखना है। पर बोर्ड्स में डेरिवेशन, जो सब्जेक्टिव बोर्ड्स हैं उसमें डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये डेरिवेशन, इसका मैं जनरली जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं बोल देता हूं आगे, ओके। तो दिस डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, स्टार लग रहा है यहां पर। इसलिए ये लेक्चर देखने की यूटिलिटी, हम कई बच्चे सोचते हैं सर हम पीडीएफ ही देख लें सिर्फ, यार सिर्फ अकेले पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, उसमें जो मैं चीज बोल रहा हूं ना वो चीज आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आप जो है ये रिजल्ट याद रख लें, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, ठीक है। फिर ये पार्ट ऑप्शनल है जिसमें सेकंड का M12 के बदले M21 निकाला जा रहा है, M21 निकाला जा रहा है। M21 जो निकाल रहे हैं वो ये निकाल रहे हैं और वो भी सेम ही आ रहा है, तो ये मैंने सीधे यहां मार कर दिया। ये वाला डेरिवेशन ऑप्शनल है, एक बार जस्ट पढ़ना जाओ पढ़ लेना, ये इतना नहीं पूछा जाता, पर ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि M12 इज इक्वल टू M21, M12 इज इक्वल टू M21, ठीक है। यहां से यहां तक काट दो, प्रैक्टिकल पर्पस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है।
अब ये बात है, अगर कोई हम मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर का, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में म्यू आर से मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ये याद रखना। अगर हम दूसरा मटेरियल ले लेते, एयर के बदले दूसरा मटेरियल को अंदर ले लेते, तो उसमें म्यू आर से मल्टीप्लाई हो जाता रिजल्ट, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। तो देखो अराउंड 30-40% चीजें अंडरलाइन करी अपन ने, उसको पढ़ लो, काम हो जाएगा, पूरी एनसीईआरटी सटाक से कवर्ड। फिर ये जो है देखो, तो ज्योमेट्री पे और एज वेल एज देयर, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है सेपरेशन एज वेल एज देयर रिलेटिव ओरिएंटेशन, कैसे ओरिएंट है उस पर भी डिपेंड करता है, राइट। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड जेई नीट में पूछा जाता है, 2 सर्कुलर कॉइल्स का 3 से 4 बार, ये लास्ट 10 ईयर्स में जब जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया। तो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, 6.9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 सर्कुलर कॉइल्स वाला, ठीक है। फिर ये ऑप्शनल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, -M/di/dt, -M/di/dt, ये डेरिवेशन ऑप्शनल है, ये डेरिवेशन नहीं आता है, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन बोर्ड में पूछी जाती है, डिफाइन सेल्फ इंडक्शन। जेई नीट में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के हिसाब से डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन अंडरलाइंड है, ये पढ़ लेना, ठीक है। फिर एल का फॉर्मूला पढ़ लेना, EMF -L/di/dt, इसका डेरिवेशन बोर्ड में पूछ लेते हैं ये वाला, कि भाई इसको ये यहां तक लेके आओ, ये चीज है ना, तो ये चीज है, सॉरी डेरिवेशन इसका नहीं, ये सोलेनॉइड का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये तो फॉर्मूला है सिंपली। सोलेनॉइड का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है कि सोलेनॉइड का एल कितना होता है, सीधे डिराइव करने पे क्वेश्चन आता है जेई नीट में, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में डेरिवेशन भी जरूरी है। तो ये पूरा जो डेरिवेशन मार्क किया है, जिससे कि एल इतना आ गया है, एल की वैल्यू इतनी आ गई, μ0n²al, ये डिराइव करना आना चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए, और μ0n²al। और अगर कोई मीडियम रखा हुआ है अंदर, सोलेनॉइड के अंदर कोई मीडियम रखा हुआ है, तो म्यू आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, म्यू आर से मल्टीप्लाई हो गया ये, ठीक है। चलो, तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, याद रखना ये, ठीक है। देन ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक ऑप्शनल है, एक्सप्लेन कर रहा है, इच्छा हो तो कर लेना। देन हाफ एल आई स्क्वायर जो है एनर्जी चाहिए आई करंट इंडक्टर में बिल्ड करने के लिए। जेई नीट में रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में डेरिवेशन भी आ जाता है, जो सब्जेक्टिव बोर्ड्स है, इसलिए इसमें मैंने यहां पर स्टार लगा दिया, बोर्ड में आया हुआ है डेरिवेशन। डिराइव करो हाफ एल आई स्क्वायर को एनर्जी होती है, तो इस तरीके से वो 2-3 लाइन का, या 3 लाइन्स का, 1, 2 और 3 लाइन्स का डेरिवेशन है, 3 नंबर में आता है, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज ऑप्शनल है, ये अगेन, ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन का जो सवाल है, इसको फटाफट से पढ़ लेना, जस्ट रीड फास्ट, ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जेई नीट में आ सकता है, बोर्ड में बहुत ज्यादा नहीं आता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेरिवेशन की इसकी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई आना चाहिए, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा। फिर भी एक बार रिकमेंड करूंगा पढ़ लेना, ज्यादा बड़ी बात नहीं, 2 लाइन है, ठीक है। देन 6.10, ये यार भाई साहब, ये ए पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसका बी पार्ट जो है, बी पार्ट जस्ट रीड कर लेना एक बार, बी पार्ट जो है जस्ट रीड कर लेना, ए पार्ट इंपॉर्टेंट है, बी पार्ट जस्ट रीड कर लेना एक बार, ए पार्ट इंपॉर्टेंट है, बी पार्ट रीड कर लेना। देन एसी जनरेटर, ये बोर्ड का फेवरेट है, जेई नीट में ऑब्जेक्टिव ही आते हैं ऑब्वियसली, बहुत ज्यादा नहीं आते, पर बोर्ड में स्टैंडर्ड जो चीज है, इसका प्रिंसिपल बताओ, इसकी वर्किंग बताओ, इसका डायग्राम बताओ और इसका रिजल्ट बताओ। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो वो स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल, वर्किंग, डायग्राम और रिजल्ट। अगर ऑब्जेक्टिव है तो फिर ये सब 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इंपॉर्टेंट लाइन्स आएंगी। ऑब्जेक्टिव के लिए डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब ये मैंने ये हटा दिया, टेस्ला भाई साहब को क्रेडिट दिया जाता है इसके इन्वेंशन के लिए। जनरेटर का प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI, electromagnetic induction, whenever amount of magnetic flux linked with a coil changes and EMF is induced in the coil। इस प्रिंसिपल पे एसी जनरेटर काम करता है। ये तो यार 10th में भी पढ़ा था अपन ने, है ना, ठीक है। ये है प्रिंसिपल जो लिख दिया है ऊपर, आप इसको नोट कर सकते हो, प्रिंसिपल में काम आता है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाना भी आ जाता है, डायग्राम याद होना चाहिए जिनका सब्जेक्टिव बोर्ड है, जिनका सब्जेक्टिव बोर्ड नहीं है
वो ग्रेजुअली बस ये चीजें मार्किंग्स याद रखें, ठीक है। देन ये पूरी वर्किंग है इसकी, ये यहां से लेकर पूरी यहां तक ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, एक्चुअली में ये इसका कंस्ट्रक्शन है, ये इसका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन है, ये उसकी वर्किंग है, कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, ये उसकी वर्किंग है। और ये उसका रिजल्ट है कि कितनी ईएमएफ होती है, कितनी ईएमएफ होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, एसी करंट, एसी वोल्टेज जनरेट हो रही है, तो उसकी ईएमएफ का एक्सप्रेशन है और मैक्सिमम ये हो रही है, ठीक है। E इज इक्वल टू ई डॉट साइन ओमेगा टी। फिर ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रख लेना, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ओमेगा कितनी होती है, ये सब पूछ लेते हैं, मार्क करा दी लाइन्स, ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन ये डायग्राम उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसको फटाफट से पढ़ लेना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, थर्मल जनरेटर और न्यूक्लियर जनरेटर कौन कौन से होते हैं ये गिवन है। लास्ट चीज, इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, इंडिया में फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज की, एसी करंट की 50 हर्ट्ज होती है। यूएस की याद करने की जरूरत नहीं, इंडिया की 50 होती है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। 6.11 एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेना, सिंपल ही है इसलिए टिक कर दिया, राइट। चलिए भाई, तो ये बॉक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, ठीक है, दैट्स इट। तो भाई फटाफट एनसीईआरटी सीरीज में चैप्टर नंबर 6 हमने कर लिया। आप देख रहे हो उसका एडवांटेज, आपका 60-70% टाइम बच गया और 30-40% इंपॉर्टेंट चीजें हमने मार कर ली। पूरा चैप्टर को रिवाइज करने के लिए चाहे जेई हो, नीट हो, बोर्ड हो, सिर्फ ये वाली चीजें पढ़ जाओ। जेई नीट में तो और कम परसेंटेज आपको पढ़नी है, डेरिवेशंस तो पढ़ने ही नहीं उसमें, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़नी है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, आपने पूरा पढ़ लिया तो, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे चैप्टर्स आते जाएंगे। पीडीएफ आपको, इसकी जो पीडीएफ है इन डिस्क्रिप्शन, सारे चैप्टर्स की पीडीएफ वहां पर गिवन है। ईसरल ऐप में हमने सारी पीडीएफ डाल रखी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक पे जाके डाउनलोड कर लेना उनको और पढ़ लेना। ऑल दी बेस्ट।